सोचिए, कभी कभी सिर्फ एक इंसान का अपमान पूरे देश की तकदीर लिख सकता है। आज की हमारी कहानी एक ऐसे ही शख्स की है जिनकी जिद ने भारत का भविष्य गढ़ दिया। नाम है डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर। तो सवाल यही है, क्या एक बच्चे का अपमान वाकई एक पूरे देश का मुस्तकबिल लिख सकता है? इसका जवाब जानने के लिए हमें चलना होगा एक ऐसी घटना की ओर जिसने सच में इतिहास की धारा ही मोड़ दी। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पड़ाव से, अपमान और संकल्प। ये कहानी एक रेलवे स्टेशन से शुरू होती है जहां एक सफर तो खत्म हो गया पर एक बहुत बड़े संकल्प ने जन्म लिया। ये बात है साल 1901 की। सोचिए, एक 10 साल का बच्चा भीमराव अपने भाई बहनों के साथ मसूर स्टेशन पे उतरा है। अपने पिता का इंतजार कर रहा है। स्टेशन मास्टर पहले तो बड़ा अच्छा बर्ताव करता है, बड़े प्यार से बात करता है, लेकिन फिर वो एक सवाल पूछता है, सिर्फ एक सवाल, तुम लोग कौन हो? और जैसे ही बच्चे जवाब देते हैं कि वो महार जाति से हैं, जिन्हें उस वक्त अछूत माना जाता था, सब कुछ बदल जाता है। स्टेशन मास्टर का चेहरा, उसकी आवाज, उसका पूरा रवैया एक झटके में, वो बिना कुछ कहे मुंह फेर कर चला जाता है। और उसके बाद एक एक करके स्टेशन पर खड़ा हर बैलगाड़ी वाला उन्हें ले जाने से साफ मना कर देता है। कई घंटे बीत जाते हैं। आखिरकार एक बैलगाड़ी वाला तैयार तो होता है, पर एक शर्त पर। शर्त ये कि किराया दुगना लगेगा और गाड़ी बच्चों को खुद चलानी होगी। क्यों? क्योंकि अगर उसने उन बच्चों को छू लिया तो उसकी गाड़ी अपवित्र हो जाएगी। सोचिए, उस 10 साल के बच्चे के मन पर क्या बीती होगी। ये सिर्फ एक बैलगाड़ी का सफर नहीं था, ये समाज की उस कड़वी सच्चाई से पहली सीधी टक्कर थी। और देखिए, ये अपमान सिर्फ उस एक दिन की बात नहीं थी, ये तो रोज की कहानी थी, उनकी जिंदगी की हकीकत थी। स्कूल में भी उन्हें क्लास के एक कोने में एक टाट की बोरी पर सबसे अलग बैठना पड़ता था। अपनी बोरी उन्हें खुद लानी पड़ती थी, जिससे कोई छूता तक नहीं था। और पानी पीना भी एक सजा जैसा था। वो स्कूल के मटके को हाथ नहीं लगा सकते थे। अगर चपरासी हुआ और उसे दया आ गई तो वो दूर से उनके हाथों में पानी डाल देता था, और अगर वो नहीं है तो बस पूरा दिन प्यासे रहो। तो यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है। सोचिए, जब समाज आपके लिए सारे दरवाजे बंद कर दे तो आपके पास क्या रास्ता बचता है? खैर, भीमराव ने तय कर लिया था कि वो बंद दरवाजों पर दस्तक नहीं देंगे, वो अपना दरवाजा खुद बनाएंगे। और उस दरवाजे को खोलने की चाबी थी सिर्फ एक चीज, शिक्षा। उन्हें बड़ौदा के महाराजा से एक स्कॉलरशिप मिली और बस ये एक मौका उनकी जिंदगी बदलने वाला था। उन्होंने इस मौके को दोनों हाथों से पकड़ लिया। पहले बॉम्बे यूनिवर्सिटी, फिर सीधे अमेरिका, कोलंबिया यूनिवर्सिटी और फिर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। उन्होंने दुनिया की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी से ज्ञान हासिल किया। पर ये सिर्फ डिग्रियां नहीं थी, नहीं, ये वो हथियार थे जो वो उस नाइंसाफी के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार कर रहे थे। जरा सोच कर देखिए, 1, 2 नहीं बल्कि 4 डॉक्टरेट डिग्रियां। उस जमाने में वो पहले भारतीय बने जिन्होंने विदेश से इकोनॉमिक्स में डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की। ये कोई मामूली बात नहीं थी, ये उनकी जबरदस्त काबिलियत का सबूत था। और अमेरिका में उन्हें कुछ ऐसा महसूस हुआ जो उन्होंने पहले कभी नहीं किया था। पहली बार उन्हें बराबरी का एहसास हुआ, आजादी का एहसास हुआ। जैसा उन्होंने खुद कहा था, वहां किसी ने मुझसे मेरी जाति नहीं पूछी। पहली बार उन्हें लगा कि वो बस एक इंसान है। पर ये सब कुछ बस कुछ वक्त के लिए था। अब सोचिए, इतनी सारी डिग्रियां लेकर जब वो भारत वापस आए और बड़ौदा में मिलिट्री सेक्रेटरी जैसी बड़ी पोस्ट पर बैठे तो क्या हुआ? कुछ नहीं बदला, बिल्कुल कुछ नहीं। ऑफिस के लोग फाइलें दूर से उनकी मेज पर फेंकते थे। कोई उन्हें पीने के लिए पानी तक नहीं देता था। बस यही वो पल था जब उन्होंने ठान लिया कि अब बहुत हुआ, अब इस पूरी व्यवस्था को ही जड़ से बदलना होगा। और यहीं से शुरू होता है तीसरा अध्याय। वो विद्वान अब एक योद्धा बन चुका था और उसके हथियार कलम, कानून और सड़कों पर उतरी भीड़ की आवाज। तो सबसे पहला कदम, उन्होंने मूक नायक नाम का एक अखबार शुरू किया। इसका मतलब होता है जो बोल नहीं सकते उनका लीडर। ये उन करोड़ों लोगों की आवाज बना जिनकी आवाज सदियों से दबा दी गई थी। उनका तर्क सीधा था कि राजनीतिक आजादी का क्या फायदा अगर समाज में ही बराबरी ना हो। और फिर साल 1927 में हुआ महार सत्याग्रह। ये एक ऐतिहासिक पल था सच में। डॉक्टर अंबेडकर हजारों लोगों के साथ उस चावदार तालाब पर पहुंचे। एक ऐसा तालाब जहां से जानवर तो पानी पी सकते थे, पर इंसानों के एक बड़े तबके को पानी छूने तक की इजाजत नहीं थी। और उन्होंने क्या किया? उन्होंने उस तालाब से पानी पिया और सदियों से चली आ रही एक जालिम परंपरा को एक झटके में तोड़ दिया। उन्होंने उस वक्त एक बहुत गहरी बात कही थी। उन्होंने कहा, ये लड़ाई सिर्फ पानी के लिए नहीं है, ये लड़ाई हमारे आत्मसम्मान के लिए है। तो ये सिर्फ एक विरोध प्रदर्शन नहीं था, ये इंसानियत के हक का एक खुला ऐलान था। लेकिन इस लड़ाई का एक और भी मोर्चा था, और इस मोर्चे पर उनके सामने थे महात्मा गांधी। देखिए,
डॉक्टर अंबेडकर की मांग थी कि दलितों को सेपरेट इलेक्टोरेट मिलना चाहिए, यानी अपना नेता चुनने का एक अलग अधिकार, ताकि उनकी बात भी सुनी जा सके। वहीं गांधी जी को लगता था कि ऐसा करने से हिंदू समाज हमेशा के लिए बट जाएगा। ये दो महान लीडर्स के बीच सोच का एक बहुत बड़ा टकराव था। बात इतनी बढ़ गई कि जब ब्रिटिश सरकार ने अंबेडकर की मांग मान ली तो गांधी जी ने आमरण अनशन शुरू कर दिया। अब सोचिए डॉक्टर अंबेडकर पर कितना दबाव होगा। एक तरफ उनके समुदाय का राजनीतिक भविष्य था और दूसरी तरफ गांधी जी की जिंदगी। आखिरकार बहुत भारी मन से उन्हें झुकना पड़ा। उन्होंने पूना पैक्ट साइन किया। सेपरेट इलेक्टोरेट का अधिकार तो हाथ से चला गया, पर बदले में जो आरक्षित सीटें थीं, उनकी संख्या 71 से बढ़ा के 147 कर दी गई, मतलब लगभग दोगुनी। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के आखिरी और शायद सबसे जरूरी हिस्से पर, वो विरासत जो डॉक्टर अंबेडकर ने सिर्फ एक समुदाय के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए छोड़ी, हमारा संविधान। लेकिन संविधान की बात करने से पहले उनकी एक और काबिलियत के बारे में जानना बहुत जरूरी है, जिसके बारे में कम लोग जानते हैं। क्या आप जानते हैं कि 1935 में जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बना, उसकी नींव डॉक्टर अंबेडकर की ही विचारों और सुझावों पर रखी गई थी। एक अर्थशास्त्री के तौर पर भी वो कितने दूर की सोचते थे, ये इसका सबसे बड़ा सबूत है। तो वो क्या थे? वो थे भारत के पहले कानून मंत्री, दलितों और शोषितों की सबसे बुलंद आवाज, रिजर्व बैंक की स्थापना के पीछे की एक बड़ी ताकत, और इन सबसे बढ़कर वो थे भारतीय संविधान के निर्माता। उन्होंने हमें एक ऐसी किताब दी जो इस देश के हर नागरिक को बराबरी, आजादी और न्याय की गारंटी देती है। ये उनकी पूरी जिंदगी की लड़ाई का एक निचोड़ था। तो आखिर में एक सवाल हम सबको खुद से पूछना चाहिए। जिन सिद्धांतों के लिए, जिस बराबरी के लिए डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, क्या आज हम उन सिद्धांतों को जी पा रहे हैं? ये विरासत अब हमारे हाथों में है और इसे जिंदा रखना हम सबकी जिम्मेदारी है।